हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 1 अपलोड हो गया है, साथ में उसके क्वेश्चंस भी अपलोड हो गए हैं। और जो एक एक या दो लेक्चर का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के रह रहे थे शॉर्ट्स, वो भी अपलोड कर दिए हैं। मैंने बोला था कल या परसों में प्रोबेबली हो जाएंगे, तो आप लोगों के वो शॉर्ट वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी हैं, तो जाके वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 1 का हो गया है, वो भी शॉर्ट वीडियो अपलोड हो गई है। आज लेक्चर 2 आप लोगों के लिए आ रहा है, मॉर्निंग तक आप लोगों का शॉर्ट भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम आगे का पढ़ेंगे। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे, और सभी ऑर्गेनिज्म में किसके बेसिस पे? हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े थे कि कौन सा कैसे रेस्पायर करता है, किस ऑर्गन के थ्रू रेस्पायर करता है, पढ़े थे। अब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे, कैसे ब्रीथिंग होती है, क्या चीज़ होती है, सब कुछ डिटेल में। तो फटाफट निकालो पेन, कॉपी, वाटर बोतल और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में मैंने आपको कल भी बताया था, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरैसिक चैम्बर के अंदर बताया था। देखो, लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड थोरैसिक चैम्बर, जिसे हम थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber is directly reflected in the pulmonary volume। मीन्स टू से, अगर thoracic chamber की वॉल्यूम में कोई भी चेंज होते हैं तो किस में भी चेंज होंगे? पुल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज होंगे ही होंगे। अगर thoracic chamber की वॉल्यूम बढ़ रही है तो पुल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, घट रही है तो पुल्मोनरी वॉल्यूम भी घटेगी, ठीक है। We cannot change pulmonary volume directly. Therefore, breathing occurs by changing the thoracic chamber volume। मतलब इसमें बोला गया है हम डायरेक्टली पुल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो पुल्मोनरी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रीथिंग अकर बाय चेंजिंग द थोरैसिक चैम्बर वॉल्यूम। जब हम थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम चेंज करेंगे तो ब्रीथिंग हम कर सकते हैं। ब्रीथिंग मैंने कल आपको बताया था, ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 को बाहर फेंकना, ठीक है, ब्रीथिंग है। और राइट लंग मैंने आपको बताया था वो बिगर होता है लेफ्ट लंग से, वाइडर होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। चेंज इन थोरैसिक वॉल्यूम, अगर थोरैसिक वॉल्यूम में चेंज होगा तो पुल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज होगा। हम पुल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रीथिंग अकर बाय चेंजिंग दी थोरैसिक चैम्बर वॉल्यूम। जब हम थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम को चेंज करेंगे तभी क्या होगी? ब्रीथिंग होगी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरैसिक चैम्बर में। कोई भी चेंज होता है थोरैसिक वॉल्यूम में वो लंग वॉल्यूम में भी चेंज होगा। लंग वॉल्यूम मीन्स टू से पुल्मोनरी वॉल्यूम। थोरैसिक चैम्बर वॉल्यूम इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। मतलब थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम जो है वो ब्रीथिंग के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। नेक्स्ट है मसल्स इज इन्वॉल्व्ड। कौन कौन सी मसल ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सबसे पहले डायफ्राम। डायफ्राम मैंने आपको कल भी बताया था, लंग्स के नीचे होता है। कहाँ होता है? इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लंग्स के नीचे। और क्या शेप रहती है इसकी? डोम शेप। क्या शेप रहती है बेटा? डोम शेप रहती है, ठीक है। प्राइमरी मसल होता है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, प्राइमरी मसल होती है। सेकेंड मसल आती है आपकी इंटरकोस्टल मसल, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? रिब्स के बीच में। रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है कौन सी मसल? इंटरकोस्टल मसल। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी होती है, मतलब बाहर की इंटरकोस्टल मसल भी होती है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी होती है। थर्ड है एब्डोमिनल मसल, जो कि किस में हेल्प करती है? फोर्स्ड एक्सपीरेशन। मतलब जब हम फोर्स के साथ सांस लेते हैं, हल्का सांस तो हम बोलते हुए भी ले लेते हैं बेटा। देखो, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे को सांस तो लेना पड़ रहा है, लेकिन जैसे हम रेस्ट लेते हैं, सडन हम दौड़ रहे हैं, मान लो अगर हम दौड़ते हैं तो हम अगर एकदम से रुकते हैं दौड़ते दौड़ते, तो हमें एकदम से सांस लेने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि किसी किसी को होती है सांस नहीं ले पाते, तो एकदम से फोर्सफुली सांस लेना पड़ता है, जोर से, जबरदस्ती।
तो उसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? एब्डोमिनल मसल, ये वाली पेट वाली जो पेट के पास रहती है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है? इंस्पिरेशन में, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है? फोर्स्ड एक्सपीरेशन में। डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल ऑफ ब्रीथिंग, ये मैंने बता दिया आपको, प्राइमरी मसल ऑफ ब्रीथिंग बोल लो या रेस्पिरेशन बोल लो, योर चॉइस। इंटरकोस्टल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? रिब्स के बीच में। एब्डोमिनल मसल किस में काम करती है? फोर्स्ड एक्सपीरेशन में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल असिस्ट इन इंस्पिरेशन, इंटरकोस्टल मसल इंटरनल वाली फोर्स एक्सपीरेशन में। डायफ्राम मेजर रोल किस में प्ले करता है? जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, जब हम चाहे नॉर्मल ब्रीथिंग बैठे हुए करें, लेटे हुए करें, बोलते हुए करें, वो होती है हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग। अब मुझे सडन सांस चढ़ गया समझ लो, और मुझे एकदम से ब्रीथ लेना पड़ रहा है, सांस लेनी पड़ रही है, तो वो फोर्सफुल हो रही है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल ले रही हूँ, पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि नॉर्मल ही बहुत सारे इंसान नॉर्मल लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही नॉर्मल लेते हैं बेटा। वो तो जब आपको सडन ब्रीथिंग की दिक्कत हो रही है तब आप फोर्सफुली लेते हो, बहुत सारे केसेस में फोर्सफुली भी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं तो कौन सी मसल हेल्प करती है? डायफ्राम, जो कि प्राइमरी मसल है किसके लिए? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए। डोम शेप की होती है, लंग्स के नीचे होती है। समझ में आया? अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का आगे पढ़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है? देखो, जो हवा होती है ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, ठीक है। कभी भी लो से हाई में नहीं जाती, हाई से लो में जाती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं मतलब अंदर एयर ले रहे हैं, तो हाई से लो में जाएगी ना, मतलब बाहर से अंदर आ रही है, तो बाहर की एयर ज्यादा होनी चाहिए और हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होना चाहिए, राइट। तो हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होना चाहिए, तभी अंदर आती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है हवा हमेशा, ठीक है। फिर क्या क्रिएट हो जाता है? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जो कि किस में हेल्प करता है? ड्राइविंग फोर्स ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एयर गैसेस मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये की पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, नोट्स के थ्रू भी समझा देती हूँ। फिर ये की पॉइंट्स होते हैं जो आप नोट्स में लिख सकते हो, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो थोड़े बहुत आप लोग लिख सकते हो लाइन, वो चीज़ नहीं। ब्रीथिंग इज डन बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। ब्रीथिंग कब होती है बेटा? जब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, किसके बीच में? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। जैसे मैंने इंस्पिरेशन का आपको एग्जांपल दिया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है जब एयर, तो क्या हो जाता है? प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, किसके बीच में? एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। तो क्या होती है? ब्रीथिंग होती है। समझ में आ रहा है? और प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है? ड्राइविंग फोर्स ऑफ ब्रीथिंग की तरह एक्ट करता है। अब क्या है? पार्शियल प्रेशर बताना है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई बोलता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ऐसे लिखेंगे PO2, ठीक है। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को लिखने का तरीका। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखेंगे? ऐसे। समझ आ रहा है कैसे लिखते हैं कैसे नहीं? नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल इनहेलेशन, मैंने आपको बताया नॉर्मल में कौन सी मसल यूज होती है? डायफ्राम, ठीक है। तो देखो बेसिक प्रिंसिपल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं? तो कौन सा कितना होना चाहिए? 760 mmHg। और इंट्राप्लूरल प्रेशर हमारा कम होना चाहिए, मैंने आपको बताया, जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव करती है। तो देखो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को चेंज करने से दो मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले होती है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम में क्या होता है? डायफ्राम ना कंट्रैक्ट हो जाता है, कंट्रैक्ट होता है। जब वो कंट्रैक्ट होता है तो आपका जो डोम शेप का डायफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की बढ़ जाती है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने आपको बताया इंट्राप्लूरल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वो सॉरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इंट्राप्लूरल वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, बट इंट्राप्लूरल प्रेशर घट जाएगा। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पेपर में आ रहा है कि थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई और आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, क्या ये सही है?
नहीं, इंट्राप्लूरल वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर नहीं, प्रेशर घटेगा। ठीक है। ऐसे ही जब हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कंट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं हमारे, वो कैसे हो जाते हैं, बाहर की तरफ। देखो ऐसे, जैसे हम सांस लेते हैं तो रिब्स खिंच रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, आउटवर्ड बाहर की तरफ, और अपवर्ड हमारी चेस्ट अपवर्ड मूव हो जाती है और बाहर की तरफ आ जाती है ना जब सांस लेते हैं। तो वही चीज हो रही है, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आ जाते हैं और ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ जाती है, इंट्राप्लूरल वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, लेकिन इंट्राप्लूरल प्रेशर फिर से घट जाता है। समझ में आया सबको? ठीक है। तो नॉर्मल इनहेलेशन में दो मसल्स काम करती है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या करती है, कंट्रैक्ट्स कर देती है। मैंने आपको बताया दोनों कंट्रैक्ट्स कर देती है, पर डायफ्राम फ्लैट हो जाती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड और अपवर्ड मूव हो जाते हैं। लेकिन थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम दोनों में बढ़ती है। ठीक है। इंट्राप्लूरल वॉल्यूम भी दोनों में बढ़ती है, लेकिन इंट्राप्लूरल प्रेशर दोनों में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और एयर क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है। ठीक है। ये आपकी वही चीज है, ये एक बार पढ़ना आप लोग, हाई पॉइंट्स। ठीक है। अब देखो नॉर्मल ब्रीथिंग का सेकंड पोर्शन देखो, एटमॉस्फेरिक एयर और लंग्स। इसमें आपका प्रेशर बता रखा है किस में ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखो रिलैक्सेशन का टाइम आया, जब हम ये वाला तो हमने पढ़ लिया, जब एयर अंदर जा रही है। अब जब एयर बाहर जा रही है तो रिलैक्स हो रहे हैं, डायफ्राम दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और वो दोबारा से डोम शेप का बन जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। पहले तो जब हम अंदर लेते हैं एयर तो डोम शेप से फ्लैट हो जाते हैं। जब हम बाहर छोड़ते हैं एयर को तो डायफ्राम दोबारा से कैसे शेप ले लेते हैं, डोम शेप ले लेते हैं। फिर क्या होता है, वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की वो हो जाती है डिक्रीज, और इंट्राप्लूरल वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इंट्राप्लूरल प्रेशर फिर हाई हो जाता है। समझ में आया? ये देखो ऐसे ही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स जब कर जाती हैं तो रिब्स और स्टर्नम दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेते हैं, मतलब अंदर की साइड आ जाते हैं और नीचे हो जाते हैं। राइट। ऐसे ही इसमें भी थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, इंट्राप्लूरल वॉल्यूम की कम हो जाती है और इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर? तो यही चीज इसमें लिखी है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। इनहेलेशन में एक्सहेलेशन में इंट्राप्लूरल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जैसे मैंने आपको बताया कि एयर जो है हाई से लो में जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। अब हम एयर को जब अंदर ले रहे हैं तो हाई से लो में ही तो जाएगा, मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ना, और लंग्स का प्रेशर, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, अंदर से बाहर जा रही है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, इंट्राप्लूरल प्रेशर, और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जब जबरदस्ती सांस ली जा रही है। इनहेलेशन ही एक्सहेलेशन है, बाहर निकालना। ठीक है। इसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। अब देखो जब बाहर निकल रही है, एक्सहेलेशन है ये बेटा, पहले एक्सहेलेशन देखो, एब्डोमिनल मसल क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है और डायफ्राम को क्या करती है, बाहर की तरफ अपवर्ड, ऊपर की तरफ भेजती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, इंट्राप्लूरल वॉल्यूम भी फिर डिक्रीज होनी चाहिए और इंट्राप्लूरल प्रेशर कैसा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो वही चीज इसमें हो रही है। और ऐसे ही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होना चाहिए बेटा, जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स और स्टर्नम अंदर की साइड चले जाएंगे और नीचे की साइड चले जाएंगे। राइट। तो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम घट जाएगी, लंग्स की वॉल्यूम घट जाएगी, मींस इंट्राप्लूरल वॉल्यूम घट जाएगी और इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आया? इसमें क्या है, इंट्राप्लूरल वॉल्यूम घट जाएगी, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम भी घट जाएगी और इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर बाहर निकल जाएगी। एक्सहेलेशन है ये, बाहर निकलना। इनहेलेशन होता है एयर का अंदर आना। समझ में आया सबको?
एक्टिव प्रोसेस क्या होता है? नॉर्मल इनहेलेशन। जब हम नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं तो वो क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सहेलेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सहेलेशन क्या करते हैं बेटा? नॉर्मल एक्सहेलेशन, तो वो कैसा प्रोसेस होता है? पैसिव प्रोसेस होता है। One can increase the strength of breathing and do forceful breathing by using additional set of muscles. Abdominal muscle और intercostal muscle, ये मैंने आपको बता दिया, that is active. फटाफट एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ब्रीथिंग में 2 स्टेप्स होते हैं, इंस्पिरेशन जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है, और होता है दूसरा एक्सपीरेशन जिसमें क्या होता है? एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, बाहर की तरफ निकल जाती है। द मूवमेंट ऑफ एयर into and out the lungs is carried out by creating a pressure gradient between lungs and atmosphere. मैंने आपको बताया कैसे ट्रांसफर होती है एयर, अंदर आना बाहर जाना, तो क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। ठीक है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको बताया इंस्पिरेशन जब ही होगी जब हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर हमेशा जाती है। तो इसीलिए हम बोलेंगे देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही अगर हम एक्सपीरेशन करवाना चाहते हैं तो इंट्राप्लूरल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है। एंड डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल जिसे हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, जो कहाँ होती है? रिब्स के बीच में होती हैं। वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं किसमें? जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इंस्पिरेशन कब होता है? जब कंट्रैक्शन होता है, किसका? डायफ्राम का। तो क्या करता है वो? इंक्रीज करता है वॉल्यूम में थोरैसिक चैम्बर की। कैसे? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस से। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, तो मैंने आपको बताया था रिब्स और स्टर्नम क्या हो जाते हैं बेटा? बाहर की तरफ आ जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, है ना? बताए थे ना। देखो इंक्रीज हो जाते हैं तो थोरैसिक चैम्बर भी बढ़ जाता है वॉल्यूम उसकी। कैसे? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस से। ठीक है। ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज द इंक्रीज इन द पुल्मोनरी वॉल्यूम। मैंने आपको बताया जब थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ेगी तो पुल्मोनरी वॉल्यूम की भी बढ़ेगी। ठीक है। और एन इंक्रीज इन द पुल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्राप्लूरल प्रेशर। और जब पुल्मोनरी वॉल्यूम की इंक्रीज होगी तो इंट्राप्लूरल प्रेशर घट जाएगा। इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। जो कि क्या करता है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फोर्स करता है कहाँ से कहाँ जाने में? बाहर से लंग्स में आने में। ठीक है। जैसे कि इंस्पिरेशन। अब देखो जब रिलैक्सेशन हो जाता है डायफ्राम का तो और इंटरकोस्टल मसल्स का, ठीक है, तो डायफ्राम और स्टर्नम क्या कर देते हैं? अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और थोरैसिक वॉल्यूम घटा देते हैं, पुल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाता है और इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ जाता है। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एयर को लंग्स से बाहर जाने में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन। समझ में आया? वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन विद द एडिशनल मसल, जिसे हम बोलते हैं एब्डोमेन। ठीक है। ऑन एन एवरेज जब ह्यूमन कितने टाइम्स ब्रीथ करता है 1 मिनट में? 12 से 16 टाइम्स। ठीक है। और वो किससे नापी जाती है बेटा? उसका क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्पायरोमीटर। क्या है बेटा? स्पायरोमीटर, जो किस में हेल्प करता है? पुल्मोनरी फंक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है। ये क्या है बेटा? अंदर आ रही है एयर, क्या है ये? इंस्पिरेशन प्रोसेस, इंस्पिरेशन। और एयर इसमें बाहर जा रही है इस वाले में, तो क्या है ये? एक्सपीरेशन। आप सब देख सकते हो इंस्पिरेशन में ऐसा हुआ तो हमारे रिब्स और स्टर्नम बाहर आए और ऊपर की साइड उठे, तो वही है, रिब्स और स्टर्नम रेज्ड हो गए, वॉल्यूम थोरैसिक की इंक्रीज हो गई और डायफ्राम कंट्रैक्ट हो गया। एक्सपीरेशन में जब हम छोड़ रहे हैं अपनी सांस तो डायफ्राम क्या कर देता है बेटा? रिलैक्स हो जाता है और क्या करते हैं? आर्चेस अपवर्ड और ऊपर की साइड
हो जाता है। डिप्सोस्टेरनम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, थोरैक्स की वॉल्यूम घट जाती है और एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ इंस्पिरेशन कब होता है? जब आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होता है। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर शुड बी बी। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन क्या होता है बेटा? इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स अकर बिकॉज। मूवमेंट क्यों होती है? बताओ कैसे होती है मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स? एयर की मूवमेंट लंग्स में कैसे होती है? क्यों? क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, है ना? आंसर शुड बी सी। फोर्स्ड एक्सपीरेशन जब हम करते हैं तो उसमें कौन सी मसल लगती है? एब्डोमिनल मसल, राइट? तो बेटा आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।